विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा है आप इस महामारी के दौर में कुशल मंगल होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। In the present time, business is related with many institutes such as the creditor, banker, insurance company, employees, investor, tax department, shareholders and government. हमारा जो बिजनेस है वो विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा है। बैंक है, क्रेडिटर है, टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टर है, कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट है, इंश्योरेंस कंपनी है, एट्सेट्रा। हेंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू हाइड द बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन को हमें छुपाना कठिन है और हमें छुपानी भी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट पब्लिश करने होते हैं लोकल न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कोई भी उनको देख सकता है एक निर्धारित फीस देकर। व्हेन कंपनी वांट्स टू इशू शेयर और डिबेंचर, उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपना फ्यूचर प्लान न्यूज़पेपर में, अपने प्रोस्पेक्ट्स में छापना पड़ता है, बताना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रेजेंटली प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बिजनेस की डिफरेंट पार्टीज़ को वो बताती है। सो ये नेसेसरी है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हों, उनके कोई निर्धारित रूल हों, निश्चित रूल हों, सर्टेन रूल्स हों, जिनके बेस पर हम हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बनाएं। दीज रूल्स को हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP गैप के नाम से भी जानते हैं। ये प्रिंसिपल सभी कंट्रीज़ के द्वारा वर्ल्ड की जनरल गाइडलाइन के रूप में अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में एक्सेप्ट किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, इनको फॉलो किया जाता है। ये प्रिंसिपल जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, डेवलपमेंट होती गई, उसके साथ इनको डेवलप किया गया है। बिजनेस का दायरा बढ़ने से अकाउंटेंट को डिफरेंट प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड आउट करने में अकाउंटेंट ने इन सलूशन को स्वीकार किया और ये जनरल रूल्स बन गए धीरे धीरे। क्या मीनिंग होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का? जनरल लॉ रूल जो प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं एज ए गाइड कोई टू टेक एनी एक्शन, ए सेटल्ड ग्राउंड और बेस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस इज नोन एज ए प्रिंसिपल। जो जनरल हमारे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जो हमारी गाइड होते हैं किसी काम को करने के लिए, हमें गाइड करते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। सामान्य ग्राउंड है या बेस है जिसके ऊपर हम हमारा कार्य करते हैं, वो प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग अथर ने डेफिनेशन दी है। R. एंथनी ने कहा है, रूल्स एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग आर कॉमनली रेफर टू एज प्रिंसिपल। जो अकाउंट्स की मान्यताएं हैं, परंपरा, रूल्स हैं, उनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूप में जानते हैं। क्या फीचर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल। ये सार्वभौमिक है, सभी जगह इनको स्वीकार किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। केवल एक अकाउंटेंट के द्वारा ही फॉलो नहीं किए जाते, केवल भारत में ही फॉलो नहीं किए जाते, पूरे वर्ल्ड में इनको फॉलो किया जाता है। जहाँ भी अकाउंट की बात आती है तो इन रूल्स के बेस पर, इन प्रिंसिपल्स के बेस पर अकाउंट्स को तैयार किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द जनरल लॉज। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो हमारे सामान्य नियमों, कानूनों पर के आधार पर बने हैं। दीज प्रिंसिपल आर नाइदर कम्प्लीटली सर्टेन सच एज द फिजिकल एंड केमिकल साइंस। लेकिन ये इतने रिजिड नहीं है जैसे कि हम फिजिकल साइंस या केमिकल साइंस में पढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंट से हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, वो हम एज ए एक्सपेरिमेंट लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, उनका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये जनरली एक्सेप्टेड हैं कि भाई सभी के द्वारा इनको सामान्य रूप से स्वीकार किया गया है और सभी की स्वीकृति के आधार पर इनको डेवलप किया गया है, इनको विकसित किया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर ड्राइव्ड बाय आर्ग्यूमेंट एंड एक्सपीरियंस। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं
वो हमारे अनुभव के आधार पर, हमारे तथ्यों के आधार पर उनको लिखा गया है, उनको एज ए लॉ, एज ए कानून बनाया गया है। दीज आर ड्राइव्ड बाय नेसेसिटी, एक्सपीरियंस एंड आर्ग्यूमेंट। इनको हमने हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से, हमारे तथ्यों के आधार पर इनको हमने बनाया है। जो हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फियर है वो इन प्रिंसिपल के फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करता है। हमारा सोशल, सामाजिक, आर्थिक, हमारा फिजिकल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, जब हम इन प्रिंसिपल्स को बनाते हैं तो उनको ध्यान में रखा जाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस भी बोलते हैं इनको। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल हैं, तो आप इनको कंबाइनली भी कर सकते हैं। बेसिक अजम्पशंस हमारी क्या है? द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हम बिजनेस को एक अपनी अलग पहचान देते हैं, और ये अकाउंटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजनेस की अपनी एक पहचान है, वो उसके मालिकों से अलग होता है। बिजनेस को हम अलग ट्रीट करते हैं, एज ए मैन या वुमेन हम कह सकते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। बिजनेस इज़ अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। वो अपने जो उसके स्वामी हैं, जो उसके ओनर हैं, मालिक हैं, वो अलग हैं और बिज़नेस अलग है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा, जैसे अकाउंट्स में हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की गई अमाउंट, दैट इज़ कैपिटल को हम उसकी बिज़नेस की लायबिलिटी में शो करते हैं। तो वो बिज़नेस की लायबिलिटी है, उसने ओनर्स के टुवार्ड्स पे करना है। तो बिज़नेस अलग एंटिटी है और उसके ओनर अलग हैं, दोनों को हम अलग अलग मानते हैं। तो बिज़नेस की अपनी एक अलग पहचान होती है। डिफरेंट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये हमें बताता है। ड्यू टू एंटिटी कॉन्सेप्ट, हाउस ऑफ ओनर, हिज पर्सनल कार, हिज पर्सनल इनकम, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उनको हम अलग से बिजनेस में लिखते हैं। जैसे आप ड्राइंग के रूप में, कैपिटल के रूप में उसको लिखते हैं, तो हम उसको अलग से लिखते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे वो सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, तो सभी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। नेक्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा क्या बताता है कि हम अकाउंट्स में, बिजनेस में कभी भी ये मान के नहीं चलते कि हम नियर भविष्य में बिजनेस को क्लोज कर देंगे। हम ये मान के चलते हैं, अकाउंट्स को हम ये मान के मेंटेन करते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। बिजनेस विल गो फॉरएवर। बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी भी वो ख़त्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा। एसेट है वो बैलेंस शीट में हम रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट पे लिखते हैं, मार्केट प्राइस पर नहीं लिखते। जैसे हमने कोई मशीन 16 लाख की खरीदी है, एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 8 साल है, तो हम प्रॉफिट लॉस में उसकी कॉस्ट को 8 साल में डिवाइड करके डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो ना कि हम उसको मार्केट प्राइस पे, क्योंकि हमें उसको बिज़नेस में यूज़ करना है, उसे हमें बिज़नेस में सेल नहीं करना। तो बिज़नेस चलता रहेगा, इस आधार पर हम हमारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसको हम अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम वर्किंग ऑफ बिजनेस इज ए लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है, जैसा हमने अभी ऊपर वाले में पढ़ा कि गोइंग कंसर्न वो लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड हमें बिजनेस में क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, क्या हमारी वित्तीय स्थिति है, वो जानना ज़रूरी है। तो अमूमन 1 साल का पीरियड वो लिया जाता है, उसके आधार पर हम निकालते हैं कि क्योंकि उसमें हर तरह का मौसम, तेज़ी मंदी, सभी तरह का हम ये मान के चलते हैं कि एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करने के लिए राइट टाइम पीरियड होता है। तो हम अकाउंटिंग पीरियड को हमारा लेके चलते हैं, वो जनरली 1 साल का लिया जाता है, और वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है। हमारे इंडिया में जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लिया जाता है।
तो हम उसके बेस पर हमारे बिजनेस के रिजल्ट को, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, फाइनल स्टेटमेंट है, वो हम तैयार करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हम 1 साल के आधार पर हमारे बिजनेस के रिजल्ट को जानते हैं। कंपनी एक्ट में ये मैंडेटरी है कि इन केस ऑफ कंपनी अकाउंटिंग ईयर विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कंपनी लॉ के अनुसार ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी यही फाइनेंशियल ईयर है। इसी के बेस पर हम, चाहे वो सोल है, चाहे वो पार्टनरशिप है, कंपनी है, फर्म है, पर्सनल है, किसी भी तरह का टैक्स है, उसकी कैलकुलेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम करते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या कहता है ये कि जो हमारी अकाउंट बुक्स हैं वो हम मनी की टर्म में लिखते हैं। जैसे हमने एक मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की, एक कंप्यूटर बेचा 35,000 रुपये का, गुड्स सेल की 26,000 रुपये की, महेश से 45,000 रुपये मिले, वेजेस पेड की दिनेश को 3500 रुपये, तो हम उनको मनी की टर्म में लिखते हैं। कभी भी ये नहीं लिखते कि हमने इतनी क्वांटिटी गुड्स परचेज की, इतनी क्वांटिटी हमने गुड्स सेल की, एक मशीन खरीदी, 2 मशीन हमने बेची, ऐसा हम कभी भी नहीं लिखते। हम उसको मनी की टर्म में लिखते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हमें मनी की टर्म में लिखना है, और जब हम मनी की टर्म में लिखेंगे तभी हम हमारे अकाउंट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारे बेसिक प्रिंसिपल। पहला है प्रिंसिपल ऑफ रिवेन्यू रियलाइजेशन। रिवेन्यू is meant by those amount which are received by business from sale of goods and services। बिजनेस में रिवेन्यू से क्या अर्थ होता है? जो हम गुड्स या सर्विसेज जिसमें हम डील कर रहे हैं उसको सेल करने से टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव होती है, दैट इज आवर रिवेन्यू। दिस प्रिंसिपल डिटरमाइन द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड, कि पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम में हमने कितना रिवेन्यू जनरेट किया है, उसके बारे में बताता है। on the basis of sale, according to this concept revenue is recognized at the point of sale। जब हम सेल कर रहे हैं उसके आधार पर हम हमारे रिवेन्यू को मान के चलते हैं। जब गुड्स एंड सर्विसेज हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं सेलर को, परचेज़र को, परचेज़र लीगली लाइबल हो गया है पेमेंट के लिए, तो हम उस पॉइंट पर हमारे रिवेन्यू की हमारा रिवेन्यू जनरेट हो गया है, हम उसको रिवेन्यू की पहचान करते हैं और रिवेन्यू को लेकर चलते हैं। दूसरा बेस होता है कैश बेसिस पर। इसमें जब हमें गुड सेल कर दी, ठीक है, वो लाइबल हो गया पेमेंट करने के लिए लीगली, बट जब हमें पेमेंट मिलती है तब हम उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट मानते हैं, उस रिवेन्यू को हम मान के चलते हैं कि हमारा रिवेन्यू जनरेट हो गया है। व्हेन एक्चुअल कैश इज रिसीव्ड, नॉट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड, व्हेन एक्चुअल सेल जब हमें मिलती है, जब हमें एक्चुअल पैसा मिल जाता है, तब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉन्सेप्ट में रिवेन्यू को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारा कोई वस्तु का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है जो हमारा, वो कंस्ट्रक्ट हो गया है, तो वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तब हम मान के चलते हैं कि हमारा रिवेन्यू जनरेट हो गया है। दूसरा है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के आधार पर ही हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट। जितनी अमाउंट हमारी डेबिट होगी उतनी अमाउंट हमारी क्रेडिट होगी। तो कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन है, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स हमारे इफेक्ट होंगे, या 2 साइड हमारी इफेक्ट होंगी, डेबिट और क्रेडिट। जितनी अमाउंट हमारी डेबिट में आएगी उतनी अमाउंट हमारी क्रेडिट में। अकाउंट में भी डिफर फ्रॉम मोर देन 2, बट साइड है जो डेबिट और क्रेडिट, दिस में भी इक्वल। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा है, लुकास पैसियोली द्वारा 1494 में इन्वेंट किया गया था कि भाई एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है।
तो डेबिट साइड जितनी इम्पैक्ट होगी उतना ही अमाउंट से क्रेडिट साइड इम्पैक्ट होगा। इस आधार पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी आधार पर जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, वो हमारा हर एक ट्रांजैक्शन के बाद इक्वल होता है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, चाहे हम कितने भी ट्रांजैक्शन करें ये हमेशा इक्वल रहेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग रेवेन्यू आर कॉल्ड द एक्सपेंसेस। हम हमारी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं, चाहे वो हमें वस्तु को खरीदने में, उसको बनाने में, जब तक वो सेल लायक नहीं आ जाती उस पर जितना भी एक्सपेंस किया जाता है या अन्य हमारे एक्सपेंस किए जाते हैं ताकि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सके, तो उनको हम एक्सपेंस बोलते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कैरेज है, कमीशन है, सैलरी है, सेलिंग के एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट का, इन सभी को हम एक्सपेंस में लेके चलते हैं। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सर्विसेज आर अवेल्ड फॉर रेवेन्यू जनरेशन। जब हमारे एक्सपेंसेस को हम तब पहचान करके चलते हैं जब हमने उनको इनकर कर दिया है रेवेन्यू जनरेशन के लिए, चाहे वो हमने कैश में पे किए हैं या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज ए एक्सपेंस। अगर हमने किसी पीरियड में किसी से काम करवा लिया लेकिन उसको पेमेंट नहीं की, तो जिस पीरियड में उसने काम किया है उस पीरियड का वो एक्सपेंस, उसको अगर सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, तो उस पीरियड का उसको माना जाता है। तो हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एक्रूअल बेस पर। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, जैसे ही वो एक्सपेंस हो जाता है, तो हम उसको लेते हैं, चाहे पेमेंट हम बाद में करें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड कॉस्ट। कॉस्ट मीन द अमाउंट विच इज पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जो हमने वस्तुओं को खरीदने के लिए पेमेंट किया, दैट इज आवर कॉस्ट। एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट। एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट का पार्ट है। विच एक्सपायर ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड हमारा एक्सपायर हो जाता है। हमने कंप्यूटर खरीदा 48,000 रुपये का, अफेक्टिव लाइफ है 12 ईयर, 48,000 को हम कॉस्ट मानेंगे। 4,000 रुपये जो हम उस पर सालाना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, वार्षिक दर से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंस है कि उसके मूल्य को कम कर रहा है, वो हमारा एक्सपेंस है कि भाई उस कंप्यूटर का हमने कितना प्रयोग किया हमारी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उसका 4,000 रुपये का प्रयोग किया, तो दैट इज आवर एक्सपेंस। फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। इस प्रिंसिपल के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर हम प्रॉफिट एक बिजनेस का निकालते हैं। एक सर्टेन पीरियड की हमारा कितना रिवेन्यू हुआ, उस टाइम पीरियड की हमारे कितने एक्सपेंस थे, उतनी हमारी कॉस्ट थी, उनको हम मैच करते हैं। अगर हमारा रिवेन्यू हमारे कॉस्ट और एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर हमारी कॉस्ट और एक्सपेंसेस हमारे रिवेन्यू से ज़्यादा हैं तो हमें लॉस होगा। तो इस आधार पर हम हमारे मैचिंग प्रिंसिपल के आधार पर कि एक टाइम पीरियड में कितने हमारी रिवेन्यू जनरेट हुआ, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, कितनी हमारी कॉस्ट हुई, उनको हम कंपेयर करते हैं। उसके आधार पर हम बिजनेस के रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। इफ़ एनी रेवेन्यू हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट। कि भाई जो रेवेन्यू हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिया है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, उन सबको उससे मैच करते हैं। शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइदर पेड और नॉट। If any expense had been paid in the accounting period but revenue is to be generated in the next year, तो हम उसको नेक्स्ट ईयर के रिवेन्यू का अगर जनरेशन होता है, जैसे हमारे प्री पेड एक्सपेंस होते हैं, तो हम जब वो एक्सपेंस जिस साल के लिए है हम उसी साल के रिवेन्यू से उसको मैच करते हैं। अगर हमने पास्ट ईयर का कोई पे किया तो वो पास्ट ईयर के रिवेन्यू से ही हम उसको मैच करते हैं, ना कि करंट ईयर के। हो सकता है पेमेंट हमने करंट ईयर में की हो लेकिन हमें उसे लास्ट ईयर के एक्सपेंस की पेमेंट करें तो लास्ट ईयर में ही उसको हम करेंगे। अगर हम फोर्थ कमिंग ईयर के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको नेक्स्ट ईयर में ही हम एक्सपेंस को ट्रीट करेंगे, ना कि हम उसको करंट ईयर में, चाहे पेमेंट हमने एडवांस में कर दी हो। इफ़ इनकम हैज़ बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इट्स अकाउंटिंग शुड बी इन द करंट ईयर। ऐसा इनकम के साथ है, अगर हमने वो मिली है नहीं मिली, लेकिन वो जिस टाइम पीरियड में जनरेट हुई है
उसी टाइम पीरियड में हम उस इनकम को लेते हैं, चाहे वो हमें एडवांस में मिल गई थी, चाहे वो हमें बाद में नेक्स्ट ईयर मिलनी है। तो जिस टाइम पीरियड की है वो उसी के एक्सपेंसेस से या उसी के कोस्ट से हम उसको लेते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन अकाउंटिंग बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड फेयरली। हमें हमारी जितनी भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनको हमें अकाउंट्स में लेना चाहिए, उनको पूरी तरह से हमें दिखाना चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर को रिप्रेजेंट करें। जो अलग अलग पार्टी इंटरेस्टेड हैं बिजनेस में, उनको अकाउंट्स की कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। For preparing financial statement, complete amount of income, expense should not be disclosed fully, but disclosed by dividing in the different article. कि भाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग खर्चा कितना हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कितना खर्चा था, सेलिंग का कितना खर्चा है, अलग अलग पार्ट्स में हमें उसको डिवाइड करके दिखाना होता है। कंपनी एक्ट में परफॉर्मा भी दिया गया है कि कैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में किस आइटम को कहाँ दिखाना है। बैलेंस शीट का भी दिया है कि उसमें हमें किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे दिखाना है, ताकि फुल इन्फॉर्मेशन जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनको मिल सके। तो हमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स में नहीं रखनी चाहिए, सभी इन्फॉर्मेशन को हमें डिस्क्लोज कर देना चाहिए, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमारा अकाउंट है, वो हमारी ट्रू एंड फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे।